हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग यूजीसी नेट पेपर 1 के आईसीटी वाले यूनिट के महत्वपूर्ण एमसीक्यू और पीवाईक्यू का अध्ययन करेंगे। इसके पहले की क्लासेस में भी हम लोगों ने आईसीटी से ही रिलेटेड एमसीक्यू और पीवाईक्यू का अध्ययन किया था और हम लोगों ने अब तक कुल 45 प्रश्नों का अध्ययन कर लिया है। आज की क्लास में इसके आगे के कुछ और प्रश्नों का अध्ययन करेंगे और इस तरीके से ये जो आपकी क्लास है ये आईसीटी से रिलेटेड एमसीक्यू और पीवाईक्यू की लास्ट क्लास है। इसके बाद फिर हम लोग टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड एमसीक्यू और पीवाईक्यू का अध्ययन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज की क्लास में देखिए कुछ लीनियर क्वेश्चंस भी हैं और कुछ स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चन हैं, कुछ क्रोनोलॉजिकल टाइप के भी क्वेश्चंस हैं। तो इस क्वेश्चन को कर लेने के बाद आपको एक बेसिक आइडिया मिल जाएगा कि आपके आईसीटी वाले जो यूनिट से किस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं। उसके बाद आप लोग अपने जो किताब होगी उससे अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। मैंने जो क्लासेस करवाई हैं उन क्लासेस को भी देख लीजिएगा, जिससे आपके एग्जाम में किसी भी प्रश्न के छूटने की गुंजाइश ना रहे। तो चलिए आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं और देखते हैं कि और भी आईसीटी से रिलेटेड किस प्रकार से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए हैं और पूछे जा सकते हैं। तो चलिए देखा जाए। देखिए आज का पहला प्रश्न और इस सीरीज का 46वां प्रश्न। इसमें देखिए क्या पूछा जा रहा है, यूआरएल का पूरा नाम क्या है। इसके बारे में देखिए हम लोगों ने पिछली क्लासेस में देख लिया है, मैंने आप लोग को बताया भी था यूआरएल का फुल फॉर्म क्या होता है, इसका इस्तेमाल किस लिए होता है, सारी चीजें हम लोगों ने देख ली। इसका इस्तेमाल देखिए क्या होता है कि इंटरनेट पर किसी भी वेब पेज को सर्च करने के लिए, खोजने के लिए। तो देखिए इसका पहला ऑप्शन क्या दिया, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। दूसरा ऑप्शन क्या दिया गया, यूनिफॉर्म रिलेटेड लिंक। तीसरा दिया गया यूनिफाइड रिसोर्स लिंक और चौथा दिया गया है यूजर रिसोर्स लोकेटर। तो देखिए इसका फुल फॉर्म क्या होता है, यू से यूनिफॉर्म, आर से रिसोर्स और एल से लोकेटर। तो यानी इस क्वेश्चन का देखिए राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, बाकी ये सब नहीं होंगे। ठीक, बहुत ही आसान प्रश्न है। आप देखिए इसका एक्सप्लेनेशन, ऑप्शन ए उत्तर होगा, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर इसका आंसर है। इसकी व्याख्या में देखिए यूआरएल जो है किसी वेब पेज का पता होता है जिससे ब्राउजर उस पेज तक पहुंचता है। यानी हम किसी ब्राउजर से किसी वेबसाइट को ओपन करते हैं तो उसके पहुंचने का जो पता होता है ये यूआरएल ही होता है। मैंने आप लोग को बताया था कि कैसे होता है ये 192.168.3.130 इस तरीके से ये होता है, लिखा होता है। इसी के आधार पर हम किसी वेब पेज तक पहुंच जाते हैं सर्च इंजन या वेब ब्राउजर का उपयोग करके। ठीक है, चलो आप देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47। इसमें पूछा जा रहा है सर्च इंजन की भूमिका क्या होती है। अभी हम लोगों ने पिछली क्लास में देखा था कि विभिन्न प्रकार के सर्च इंजन होते हैं और विभिन्न प्रकार के वेब ब्राउजर होते हैं। जो सबसे प्रसिद्ध सर्च इंजन है, जैसे उसको हम लोग बहुत ज्यादा उपयोग करते हैं, वो क्या है, गूगल है। ठीक है, इसका उपयोग लगभग सभी लोग करते हैं। तो इसमें पूछा जा रहा है कि सर्च इंजन की भूमिका क्या होती है। तो पहला ऑप्शन दिया गया केवल ईमेल भेजना। दूसरा दिया गया वेबसाइट को डिजाइन करना। तीसरा वेबसाइटों को अनुक्रमित करना और जानकारी ढूंढना। और चौथा ऑप्शन दिया है कंप्यूटर चालू करना। देखिए जो सर्च इंजन है वो ईमेल भेजने का काम नहीं करते हैं, वेबसाइट डिजाइन का काम नहीं करते हैं, बल्कि क्या करते हैं, वेबसाइटों को अनुक्रमित करते हैं और जानकारी को ढूंढते हैं, कंप्यूटर को चालू नहीं करते। तो इस क्वेश्चन का देखिए राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक, आप देखिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। सही उत्तर क्या होगा, सी होगा। ये क्या करते हैं, वेबसाइटों को अनुक्रमित करते हैं और जानकारी को ढूंढते हैं। इसका देखिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं हम। जो सर्च इंजन होते हैं देखिए वेबसाइटों को क्रॉल या अनुक्रमित करते हैं और उपयोगकर्ता की क्वेरी यानी क्वेश्चंस के आधार पर संबंधित जानकारी को ढूंढकर उनको पहुंचाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये इसका एक्सप्लेनेशन। आप देखिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। इसमें देखिए क्या पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा संग्रहण उपकरण या स्टोरेज डिवाइस पोर्टेबल नहीं होता है। यानी इसमें से कौन सा ऐसा स्टोरेज डिवाइस है जो
पोर्टेबल नहीं होता, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर इसको नहीं ले जाया जा सकता, ये एक जगह फिक्स होता है। तो देखिए पहला दिया गया है यूएसबी ड्राइव, दूसरा दिया गया है हार्ड डिस्क ड्राइव, तीसरा दिया गया है एसएसडी, चौथा दिया गया है ब्लू रे डिस्क। देखिए यूएसबी ड्राइव तो हम लोग जहां जहां चाहे वहां इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको पोर्टेबल है जी, तो ये नहीं होगा। हार्ड डिस्क ड्राइव जो होती है देखिए वो पोर्टेबल नहीं होती है, आपके कंप्यूटर में या लैपटॉप में एक जगह फिक्स होती है, तो ये देखिए क्या है, पोर्टेबल नहीं है। एसएसडी भी देखिए क्या है, पोर्टेबल है, तो ये भी नहीं होगा। ब्लू रे डिस्क भी पोर्टेबल, ये देखिए सब क्या है, सब पोर्टेबल है। तो इसमें ऐसा जो है जो पोर्टेबल नहीं है, यानी एक जगह से दूसरी जगह इसको नहीं किया जा सकता है, वो कौन सा ऑप्शन होगा, हार्ड डिस्क ड्राइव। यानी इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, देखिए उत्तर बी हार्ड डिस्क ड्राइव। इसका व्याख्या देखिए, हार्ड डिस्क ड्राइव आमतौर पर आंतरिक रूप से लगी होती है और पोर्टेबल नहीं मानी, यानी आपके सिस्टम में अंदर लगाया जा रहा था, इसको इसलिए इधर उधर नहीं किया जाता, एक जगह फिक्स होती। ठीक, क्वेश्चन नंबर देखिए 49, इसमें देखिए क्या पूछा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 49 में निम्नलिखित में से कौन सी ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस है। यानी मैंने जब आप लोग को स्टोरेज डिवाइस के बारे में पढ़ाया था तो बताया था कि ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस में कौन कौन सी चीजें आती हैं, सीडी और डीवीडी, ये दोनों क्या है, ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस है। देखिए अब उसमें यही पूछा जा रहा है, तो पहला ऑप्शन दिया गया देखिए पेन ड्राइव, पेन ड्राइव देखिए क्या है, फ्लैश है। यहाँ दिया सीडी रोम, तीसरा दिया गया एसएसडी और चौथा दिया गया रैम। तो देखिए पेन ड्राइव नहीं होगा, एसएसडी नहीं होगा, रैम नहीं होगा, यानी इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सीडी रोम, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर। ठीक, अब देखिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। सीडी रोम आंसर है, व्याख्या देखिए, सीडी रोम ऑप्टिकल माध्यम है जो लेजर तकनीक से डाटा को पढ़ती है। देखिए सीडी का फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट डिस्क, कॉम्पैक्ट डिस्क, और रोम का फुल फॉर्म तो मैंने आप लोग को बता ही दिया है, रोम का फुल फॉर्म क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, तो इसमें देखिए लेजर तकनीक से डाटा को पढ़ा जाता है और उस पर स्टोर किया जाता है। आप लोग देखे होंगे पहले जो सीडी आती थी तो उसको देखिए आप लोग देखेंगे तो कांच के जैसे दिखती थी, यानी फाइबर होता था। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 50। देखिए इसमें क्या पूछा जा रहा है, कंप्यूटर मेमोरी की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है। यानी कंप्यूटर मेमोरी जो इस्तेमाल की जाती है उसमें सबसे बड़ी कौन सी होती है। तो ये भी देखिए हम लोगों ने पिछले क्लास में इन्हीं से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व किया था, तो मैंने उसमें आप लोग को बताया था कि सबसे छोटी जो हम लोगों ने देखा था बिट बाइट वाला, तो उसी में मैंने आप लोग को बताया था। तो यहाँ देखिए दिया गया है केबी, एमबी, जीबी और टीबी। तो देखिए मैंने आप लोग को जब वहां बताया था कि सबसे छोटी जो होती है बिट होती है, उसके बाद देखिए बाइट होती है, उसके बाद देखिए किलो बाइट होती है, ठीक है, उसके बाद देखिए मेगा बाइट होती है, और उसके बाद फिर देखिए गीगा बाइट होती है, और उसके बाद फिर होती है टेरा बाइट। ठीक है, इसको देखिए शॉर्टकट में बिट ही कहा जाता है, इसको बाइट कहा जाता है, इसको केबी कहा जाता है, इसको एमबी कहा जाता है, इसको जीबी कहा जाता है, और इसको टीबी कहा जाता है। ठीक है, तो इसी के आधार पे पूछा जाए। आप देखिए इसके आधार पे हमको देखिए सबसे छोटी, इसमें देखिए ये जो ऑप्शन दिया गया इसमें सबसे छोटी केबी हो गई, इससे बड़ी एमबी, इससे बड़ी जीबी, सबसे बड़ी क्या हो जाएगी, टीबी। यानी इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। यानी इसमें देखिए क्या होता है कि ये जो बाइट होती है 1024 बाइट के बराबर 1 किलो बाइट होता है, फिर 1024 केबी के बराबर 1 एमबी होती है, फिर 1024 एमबी के बराबर 1 जीबी होती है, और 1024 जीबी के बराबर क्या होती है, 1 टीबी होती है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। आप देखिए इसका एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं और आंसर भी देखिए। आंसर देखिए मैंने क्या बताया, टीबी होगा। इसका व्याख्या देखिए, 1 टेराबाइट टीबी बराबर क्या होता है, 1024 गीगाबाइट यानी जीबी होगा। ठीक है, आप देखिए क्वेश्चन नंबर 51।
51 नंबर। देखिए इसमें क्या पूछा जा रहा है, एसएसडी का पूरा नाम क्या है। देखिए मैंने आप लोग को पढ़ाया ही था, बताया था कि एसएसडी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो यहाँ देखिए पहला ऑप्शन दिया गया सिंपल स्टोरेज डिवाइस ड्राइव, दूसरा दिया गया सॉलिड स्टेट ड्राइव, स्टैटिक स्टोरेज ड्राइव, सुपर स्पीड ड्राइव। तो देखिए सिंपल स्टोरेज ड्राइव नहीं होगा, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, सॉलिड स्टेट ड्राइव। तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। बाकी ये सब नहीं होगा, यानी इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। देखिए उत्तर होगा बी, सॉलिड स्टेट ड्राइव। इसका एक्सप्लेनेशन देखिए, एसएसडी एक तेज और टिकाऊ स्टोरेज डिवाइस होती है जिसमें कोई मूविंग पार्ट्स नहीं होते। इसका इस्तेमाल किस लिए किया जाता है, कंप्यूटर की गति को तेज करने के लिए। यह बहुत टिकाऊ और तेज स्टोरेज डिवाइस होती है, इसमें कंप्यूटर का लोडिंग का ज़्यादा जोर नहीं पड़ता, यानी कंप्यूटर पर लोड ज़्यादा नहीं पड़ता है। ये बहुत प्रसिद्ध इस समय स्टोरेज डिवाइस के रूप में इस्तेमाल किया। आप जितने भी लेटेस्ट लैपटॉप लेने जाएंगे सब में एसएसडी ही लगी होती है स्टोरेज के रूप में। पहले के कंप्यूटर में लैपटॉप में क्या होता था, हार्ड डिस्क लगी होती थी। अब लोग क्या करते हैं, हार्ड डिस्क की जगह पर एसएसडी को प्रेफर करते हैं क्योंकि ये बहुत हल्की होती है, बहुत तेज चलती है। ठीक है, आप देखिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52 यानी 52। हार्ड डिस्क पर डाटा किस रूप में संग्रहित होता है, यानी हार्ड डिस्क पे जो डाटा होता है वो कैसे संग्रहित किया जाए, किस रूप में स्टोर होता है। तो पहला ऑप्शन दिया गया है ऑप्टिकल, दूसरा दिया गया है चुंबकीय मैग्नेटिक, तीसरा दिया गया है इलेक्ट्रिकल और चौथा दिया गया है मैकेनिकल। तो देखिए हार्ड डिस्क पे जो डाटा होता है वो ऑप्टिकल रूप में स्टोर नहीं होता है, बल्कि किस रूप में होता है, मैग्नेटिक रूप में। इलेक्ट्रिकल नहीं होता, ऑप्टिकल नहीं होता, मैकेनिकल नहीं होता, यानी इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, देखिए उत्तर बी होगा, चुंबकीय मैग्नेटिक। व्याख्या क्या है, हार्ड डिस्क एक चुंबकीय स्टोरेज डिवाइस है, इसलिए इस पे जो डाटा होता है, स्टोर होता है, वो चुंबकीय रूप में होता है। ठीक, आप देखिए क्वेश्चन नंबर 53 इसमें पूछा जा रहा है निम्न में से कौन सा संग्रहण उपकरण सबसे तेज डाटा एक्सेस प्रदान करता है। यानी इसमें से पूछा जा रहा है कि कौन सा ऐसा स्टोरेज डिवाइस है जो सबसे तेज डाटा एक्सेस करता है। तो अभी थोड़ी देर पहले ही हम लोगों ने देखा, तो उसके आधार पर देखिए इसमें दिया गया है सीडी, हार्ड डिस्क, एसएसडी, डीवीडी। तो देखिए अभी मैंने आप लोग को बताया कि सबसे तेज जो डाटा एक्सेस करता है स्टोरेज डिवाइस वो क्या होता है, एसएसडी होता है। क्या होता है, एसएसडी। देखिए यहाँ दिया सीडी नहीं होगा, हार्ड डिस्क नहीं होगा, हार्ड डिस्क भी देखिए, सीडी भी, डीवीडी, सभी एसएसडी, चारों स्टोरेज डिवाइस है। लेकिन इन सब चारों में सबसे तेज जो डाटा स्टोर करता है, सबसे फास्ट चलता है, वो एसएसडी होता है। हार्ड डिस्क इसकी तुलना में स्लो चलता है, भारी होता है। सीडी देखिए ये सेकेंडरी है, डीवीडी सेकेंडरी है। तो यानी इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। देखिए आंसर सी, एसएसडी। इसका व्याख्या देखिए, एसएसडी में मूविंग पार्ट्स नहीं होते हैं, इसलिए यह सबसे तेज डाटा एक्सेस करती है। ठीक, आप देखिए क्वेश्चन नंबर 54, क्वेश्चन नंबर 54। देखिए इसमें क्या पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा फाइल फॉर्मेट में अनन्य रूप से इंटरनेट पर वितरण के लिए सुयोग्य साउंड फाइल फॉर्मेट है। यानी कहा जा रहा है कि इसमें से निम्न में कौन सा ऐसा फॉर्मेट है जिसका उपयोग इंटरनेट पर साउंड यानी जो है आवाज वाली फाइलों को इस्तेमाल किया जाता है। यानी आवाज वाली फाइल का फॉर्मेट इंटरनेट पर कौन सा है। जब आप किस इंटरनेट पर कोई गाना डाउनलोड करते हैं, कोई म्यूजिक डाउनलोड करते हैं, तो किस फॉर्मेट में होती है। तो यहाँ देखिए ऑप्शन दिया गया है AVI, दूसरा दिया गया है MIDI, जिसको शॉर्टकट में देखिए MIDI कहा जाता है, तीसरा दिया गया है WMV, चौथा दिया गया है WMA और पांचवा दिया गया है MP4। तो देखिए इंटरनेट पर जो हम लोग वीडियो या ऑडियो डाउनलोड करते हैं या सुनते हैं, तो उस पर उनका अलग अलग फॉर्मेट होता है। देखिए AVI जो है ये वीडियो फॉर्मेट है, MIDI जो है ऑडियो फॉर्मेट है, WMV भी देखिए क्या है, वीडियो फॉर्मेट है,
WMA जो है देखिए क्या है, ऑडियो फॉर्मेट है, और MP4 ये क्या है, वीडियो फॉर्मेट। आप देखिए इसके आधार पर हमारे जो विकल्प दिए गए हैं उन विकल्पों में हमको राइट ऑप्शन चूज करना है। तो देखिए पहला ऑप्शन क्या दिया गया, A एंड C ओनली, यानी A और C केवल। दूसरा ऑप्शन दिया गया केवल B और D। तीसरा ऑप्शन दिया गया है केवल B और E, और चौथा ऑप्शन दिया गया है केवल C और D। अब देखिए ये जो चीजें मैंने अभी आपको बताई, तो इसके आधार पर देखिए इसमें से ये जो तीनों है, वीडियो है, वीडियो है, वीडियो, यहाँ पूछा जा रहा है आपसे साउंड फाइल। साउंड का मतलब होता है ऑडियो से रिलेटेड। तो MP3 जिसमें आपको केवल आवाज दिखेगी, चित्र नहीं दिखेगी। तो ये दोनों फॉर्मेट देखिए कौन कौन से हैं, एक है मिडी और दूसरा क्या है, WMA। तो इसके अनुसार देखिए हमारा जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, अब देखिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। ऑप्शन बी जो है आंसर होगा। देखिए MIDI और WMA जो है फाइल फॉर्मेट में अनन्य रूप से इंटरनेट पर वितरण के लिए सुयोग्य साउंड फाइल का उपयोग किया जाता है। देखिए इनका फुल फॉर्म भी मैंने दे दिया है, जैसे मान लीजिए कभी एग्जाम में पूछ लिया जाए। तो देखिए मिडी का फुल फॉर्म क्या है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस। AVI का फुल फॉर्म क्या है, देखिए ऑडियो वीडियो इंटरलीव। WMA का फुल फॉर्म क्या है, विंडोज मीडिया वीडियो। WMA का देखिए क्या है, विंडोज मीडिया ऑडियो। MPEG का फुल फॉर्म क्या है, मूविंग पिक्चर्स एक्सपर्ट्स। इसी के द्वारा देखिए जो है MP4 डेवलप किया गया है। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है कि ENIAC का फुल फॉर्म या पूर्ण रूप क्या है। ठीक है, यानी इसको ENIAC भी कहा जाता है। तो देखिए इसका फुल फॉर्म पूछा गया है, ये देखिए कई बार पूछा गया है। तो पहला ऑप्शन दिया गया देखिए इलेक्ट्रिकल नंबर इंफॉर्मेशन कंप्यूटर एक्सेस। ठीक है, दूसरा दिया गया है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। तीसरा ऑप्शन दिया गया है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटरप्रेटर एडवांस्ड कंप्यूटर। चौथा ऑप्शन दिया गया है इलेक्ट्रिकल न्यू इंटरनेशनल एडवांस्ड कंप्यूटर। तो देखिए जो ENIAC है इसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर, यानी इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, बाकी ये सब इसके फुल फॉर्म नहीं है। ठीक है, देखिए आंसर क्या है, आंसर नंबर बी है। इसका फुल फॉर्म देखिए क्या है, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 56। इसमें देखिए क्या पूछा जा रहा है कि कंप्यूटर के फर्स्ट से फोर्थ जनरेशन के आधार पर कंप्यूटरों के निम्नांकित बड़े तकनीकी परिवर्तनों के सही क्रम की पहचान कीजिए। ये सब चीजें देखिए मैंने जब आपको कंप्यूटर वाली क्लास पढ़ाई थी तो उसमें मैंने बताया था कि कंप्यूटर के कौन कौन से जनरेशन होते हैं, फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, फिफ्थ जनरेशन। तो इसमें मैंने आप लोग को बताया था कि किस जनरेशन के कंप्यूटर में किस प्रकार की टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाता है। देखिए उसमें मैंने सबसे पहले आप लोग को बताया था कि जो फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर होता है उसमें देखिए किस चीज का उपयोग किया जाता है, वैक्यूम ट्यूब का। ठीक है, वैक्यूम ट्यूब का। तो देखिए यहीं पर चार ऑप्शन दिए गए। तो पहला ऑप्शन दिया गया है माइक्रो प्रोसेसर, दूसरा ऑप्शन दिया गया है वैक्यूम ट्यूब, तीसरा ऑप्शन दिया गया है इंटीग्रेटेड सर्किट, चौथा ऑप्शन दिया गया है ट्रांजिस्टर। तो देखिए जो सबसे फर्स्ट जनरेशन वाला कंप्यूटर था उसमें इस्तेमाल किया जाता था वैक्यूम ट्यूब। उसके बाद देखिए सेकेंड जनरेशन वाला जो कंप्यूटर था उसमें इस्तेमाल किए जाते थे ट्रांजिस्टर्स। ठीक है, फिर थर्ड जनरेशन वाला जो कंप्यूटर आया उसमें इस्तेमाल किया जाने लगा IC, और जो फोर्थ जनरेशन वाला कंप्यूटर आया उसमें इस्तेमाल किया जाने लगा माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर। तो इसके आधार पर देखिए हम लोग इसको क्रम से लगा लेते हैं। अब देखिए यहाँ जो ऑप्शन दिया गया है उनके ऑप्शन में हम लोग देख लेते हैं। यहाँ दिया गया है नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। अब देखिए पहला ऑप्शन क्या दिया गया, BDAC, यानी BDAC। ये देखिए
रॉन्ग होगा, ये नहीं होगा। हमारा देखिए सही क्रम क्या होगा, इस तरीके से होगा। आप देखिए दूसरा ऑप्शन दिया गया है डी बी सी ए, यानी डी बी सी ए, ये भी नहीं होगा। हमारा देखिए अगला देखिए ऑप्शन क्या दिया, बी डी सी ए, ये दिया है यानी वैक्यूम ट्यूब पहला है। डी ट्रांजिस्टर सही है। सी इंटीग्रेटेड सर्किट, और ये यानी ये हमारा जो है राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 56 का राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, आंसर सी। कंप्यूटर के फर्स्ट से फोर्थ जनरेशन का जो सही क्रम है वो क्या है, देखिए सबसे पहला वैक्यूम ट्यूब, दूसरा ट्रांजिस्टर, तीसरा इंटीग्रेटेड सर्किट और चौथा माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 57 इसमें देखिए क्या स्टेटमेंट दिए गए हैं, नीचे दो कथन दिए गए हैं, स्टेटमेंट 1 या कथन 1 और स्टेटमेंट 2 कथन। अब देखिए इसमें क्या कहा जा रहा है, स्मार्टफोन केवल वाईफाई के माध्यम से ही इंटरनेट से जुड़ते हैं। दूसरा देखिए स्टेटमेंट क्या दिया गया, एक GUI में WIMP यानी विंडोज, आइकॉन, मेन्यूज और पॉइंटर के प्रयोग शामिल है। तो इसमें देखिए पूछा जा रहा है कि ये दोनों जो स्टेटमेंट हैं, इन स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। यानी उपरोक्त कथन के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो देखिए अभी मैंने आप लोग को यहाँ पर देखिए इस चीज को अंडर राउंड कर दिया। यहाँ कहा जा रहा है स्मार्टफोन केवल वाईफाई के माध्यम से इंटरनेट से जुड़ते हैं, ऐसा नहीं है। आपका स्मार्टफोन देखिए वाईफाई से भी इंटरनेट से जुड़ता है और दूसरे माध्यम से भी जुड़ता है। कोई जरूरी नहीं है कि केवल वाईफाई से ही ये इंटरनेट से जुड़े। आपके मोबाइल में खुद का डाटा होता है, वो उससे चल सकता है। और भी तरीके हैं जिससे इंटरनेट से हम जुड़ सकते हैं मोबाइल को। देखिए केवल जो है इसके वजह से क्या हो जाएगा, गलत होगा। दूसरा ऑप्शन दिया गया है, देखिए इसमें दिया गया है कि ग्राफिक कार्ड के बारे में, यानी एक जो ग्राफिक कार्ड होता है वो क्या क्या चीजों को शामिल करता है। तो इसमें देखिए विंडो, आइकन, मेन्यू और पॉइंटर जो है इसका प्रयोग शामिल होता है। तो इस क्वेश्चन का ये स्टेटमेंट जो है राइट है। ठीक है, और ये स्टेटमेंट जो है रॉन्ग है। अब देखिए इसके आधार पर हमारा जो ऑप्शन दिया गया है उसको हम लोग देख लेते हैं। पहले दिया देखिए क्या कि कथन 1 और 2 दोनों सत्य हैं, गलत हो जाएगा। कथन 1 जो है असत्य है। पहला दूसरा दिया है देखिए कथन 1 और 2 दोनों असत्य हैं, ये भी गलत हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन दिया है कथन 1 सत्य है लेकिन कथन 2 असत्य है, गलत हो जाएगा। चौथा ऑप्शन दिया गया कथन 1 असत्य है लेकिन कथन 2 सत्य, ये देखिए राइट ऑप्शन, यानी पहला स्टेटमेंट रॉन्ग है और दूसरा सही है। यानी इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक, देखिए ऑप्शन नंबर डी आंसर होगा। स्मार्टफोन जो है वाईफाई, मोबाइल डाटा, हॉटस्पॉट, ब्रॉडबैंड आदि से इंटरनेट से जुड़ते हैं, यानी केवल वाईफाई से नहीं जुड़ते हैं। दूसरा चीज दिया गया एक GUI में WIMP यानी विंडोज, आइकॉन, मेनूज और पॉइंटर के प्रयोग शामिल। अतः कथन 1 असत्य है लेकिन कथन 2 सत्य है। ठीक, अब देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58 या 58। इसमें देखिए क्या पूछा जा रहा है कि मोक्ष का फुल फॉर्म क्या है। ये भी चीज मैंने आप लोग को पढ़ाया था कि मोक्ष जो है क्या है। मोक्ष क्या है, एक ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है जिस पे विभिन्न प्रकार के कोर्स उपलब्ध कराए जाते हैं। कुछ कोर्स जो रहते हैं पूरी तरह से मुफ्त होते हैं या फिर कुछ कोर्सेज का जो होता है थोड़ा बहुत शुल्क लिया जाता है। तो इसका फुल फॉर्म पूछ रहा है। पहला देखिए क्या दिया, मासिव ऑफलाइन ओपन कोर्सेज। दूसरा दिया गया मासिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज। तीसरा दिया गया मल्टीपल ओपन ऑनलाइन कोर्सेज। चौथा दिया गया है मीडिएटेड ऑफलाइन ओपन कोर्सेज। देखिए इसका फुल फॉर्म क्या होता है, मैंने आप लोग को पढ़ाते समय बताया था कि मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज, यानी ये बृहद रूप से ऑनलाइन माध्यम से उपलब्ध कोर्स होते हैं, ऑफलाइन वगैरह नहीं होते। देखिए ये ऑप्शन रॉन्ग होगा, ये रॉन्ग होगा, ये रॉन्ग होगा, यानी इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, ये देखिए आपके एग्जाम में पूछा गया है। देखिए इसका फुल फॉर्म क्या होगा, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज। इसको शॉर्टकट में क्या कहा जाता है, मोक्स।
आप देखिए क्वेश्चन नंबर 59 59। इसमें देखिए क्या पूछा जा रहा है, सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए। यानी इसमें जो है दो सूची दी गई है, जो लिस्ट दी गई है, इन दोनों लिस्टों में से मिलाना है कि कौन सा किससे मिलता है। ठीक है, सूची 1 का सूची 2 से मिलान करिए। अब देखिए यहाँ सूची 1 में क्या दिया गया है कि कौन सा कार्य होता है, और दूसरे में दिया गया कि उस कार्य के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ दिया गया देखिए वीडियो, ऑडियो, टेक्स्ट और इमेज को जोड़ना, ये कौन से सॉफ्टवेयर से होता है। दूसरा दिया गया एक पोस्टर की रचना जो विद्यालयी नाटक का प्रचार करता है। तीसरा दिया गया एक छोटे क्लब के आय एवं व्यय का अभिलेखन। और चौथा दिया गया एक पारिवारिक चित्र से रेड आई हटाना। पहले हम लोग इनको देख लेते हैं। तो जैसे देखिए वीडियो, ऑडियो, टेक्स्ट और इमेज को एक साथ जोड़ने का जो काम करता है वो कौन करता है, मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर करता है। एक चीज हम लोगों ने ढूंढा, यानी ए का 2 होगा। फिर उसके बाद देखिए एक पोस्टर की रचना जो विद्यालयी नाटक का प्रचार करता है, यानी एक पोस्टर जो छापा जाता है वो काम कौन करता है। तो देखिए पोस्टर छपाने का काम जो है डेस्कटॉप पब्लिशिंग वाले सॉफ्टवेयर से किया जाता है। यानी आप लोग देखिए पोस्टर बैनर जो छपवाते हैं तो वो सब काम कौन करता है, डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर होता है, तो उसके द्वारा ये सब काम होता है। फिर आप देखिए 2 बचे हैं, एक छोटे क्लब के आय एवं व्यय का अभिलेखन, यानी कोई छोटा क्लब है उसके आय और व्यय का एक लेख तैयार करना है, रिपोर्ट तैयार करना है, तो वो कौन करता है, स्प्रेडशीट में तैयार होता है। ये देखिए एक्सेल की तरह की एक स्प्रेडशीट होती है, इसी में फाइल जो है तैयार करती है सॉफ्टवेयर। अब लास्ट बचा एक पारिवारिक चित्र से रेड आई हटाना, ये फोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर से किया जाता है। यानी हम लोगों ने देखिए क्या देखा यहाँ पर, ए का 2 होगा, बी का 1 होगा, सी का 4 होगा और डी का 3 होगा। अब इसी के आधार पर देखिए नीचे जो विकल्प दिए गए हैं हम लोग उसका चयन करेंगे। देखिए निम्नलिखित विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए, ये पूछा जा रहा है। देखिए पहला ऑप्शन क्या दिया गया, ए का 2, बी का 1, सी का 3, डी का 4। अब देखिए हम लोग मिलाते हैं इसमें, ए का 2, बी का 1, सी का 3, डी का 4, यानी ये ऑप्शन गलत होगा। सी का क्या होगा, 4 होगा। दूसरा ऑप्शन देखिए क्या दिया, ए का 2, बी का 1, ए का 2, बी का 1, सी का 4, डी का 3, ये देखिए हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। तीसरा देखिए क्या दिया, ए का 1 गलत है, बी का 2 ये नहीं होगा, सी का 4 ये रॉन्ग है। चौथा ऑप्शन देखिए ए का 4, बी का 1, सी का 3, डी 2 ये भी गलत। यानी हमारा इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इसका आंसर है सही तरीके से सुमेलित, जो कि क्या है अभी मैंने आप लोग को बताया कि ए जो है मल्टीमीडिया, बी जो है डेस्कटॉप पब्लिशिंग और सी जो है देखिए स्प्रेडशीट और डी जो है फोटो एडिट। ठीक है, तो इस तरीके से इनको हमको मिलाना था। आप देखिए आज की सीरीज का अंतिम क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 60 ये क्वेश्चन जो है आपकी इस क्लास का आज का लास्ट। इसके बाद हम लोग इस यूनिट को समाप्त कर देंगे। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन में 2 कथन दिए गए हैं, 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं और इन दोनों स्टेटमेंट के आधार पर हमको राइट ऑप्शन का चयन करना है। तो देखिए पहला स्टेटमेंट कथन क्या दिया गया है कि MP4 और GIF चलायमान चित्र वाली फाइलों के साथ प्रयुक्त होने वाली 2 फाइल विस्तार हैं। यानी ये पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है, ये जो 2 फॉर्मेट हैं वो फॉर्मेट मूविंग यानी चलती हुई चित्रों वीडियो के लिए लास्ट में एक्सटेंशन के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे देखेंगे बहुत से ऐसी फाइल होती हैं जिसके नाम के बाद में लास्ट में डॉट करके लिखा रहता है .pdf, .doc, .mp3, .mp4 इस तरीके से लिखा रहता है। तो इसीलिए पूछ रहा है कि ये किस लिए इस्तेमाल की जाती है। तो देखिए MP4 और GIF जो है चलायमान चित्र वाली यानी वीडियो फाइल के एक्सटेंशन के रूप में इस्तेमाल होती है। दूसरा दिया कथन देखिए .rar और .zip संपीड़ित डाटा वाली फाइलों के साथ प्रयुक्त होने वाली 2 फाइल विस्तार है। यानी आप लोग देखेंगे जब किसी कंप्रेस्ड फाइल को तैयार किया जाता है तो उसके लास्ट में फाइल के नाम के लास्ट में देखिए .rar और .zip लिखा होता है। जब आप किसी कंप्रेस्ड फाइल का उपयोग करेंगे तब आपको मिलेगा सब।
ठीक है। तो इसमें देखिए कभी कभी WinRAR और WinZip ये दो फाइल होती हैं, इसमें इस तरह से इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। आप देखिए इनके आधार पर पूछा जा रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट राइट है, कौन सा रॉन्ग है। देखिए पहला क्या दिया गया, दोनों कथन एक और कथन दो सत्य हैं। दूसरा दिया गया कथन एक और कथन दो दोनों असत्य हैं। तीसरा ऑप्शन दिया गया कथन एक सत्य है लेकिन कथन दो असत्य है। और चौथा ऑप्शन दिया गया कथन एक असत्य है लेकिन कथन दो सत्य है। तो देखिए अभी मैंने क्या बताया कि जो MP4 और GIF जो है वीडियो फाइल के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, ये सही है। .rar और .zip जो है कंप्रेस्ड फाइल को बनाने के लिए, तैयार करने के लिए इस्तेमाल की जाती है, ये भी सही है। यानी इसके अनुसार हमारा जो क्वेश्चन का आंसर होगा वो देखिए ऑप्शन नंबर ए होगा। यानी यहाँ देखिए दिया कथन एक और कथन दो दोनों सत्य, बाकी ये दो तीनों क्या होंगे, रॉन्ग हो जाएंगे। यानी इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। आंसर MP4 और GIF जो है चलाए मानचित्र वाली फाइलों के साथ प्रयुक्त होने वाली दो फाइल विस्तार होते हैं। GIF कुशलता पूर्वक इनकोड किए गए MP4 वीडियो की तुलना में औसतन 5 से 10 गुना बड़े होते हैं। यानी ये थोड़े इससे बड़े होते हैं, 5 से 10 गुना। WinRAR यानी .rar .zip जो है संपीड़ित वाली फाइलों के साथ प्रयुक्त होने वाली फाइल विस्तार हैं, जिसके माध्यम से हम अपनी अनेकों फाइल और फोल्डर को एक साथ बड़े आसानी से कंप्रेस करके फाइल के अंदर रख सकते। इसलिए कथन एक और दो दोनों सत्य हैं। ढेर सारी फाइलों को एक साथ कंप्रेस करके एक ही फोल्डर में रख दिया जाता है, तो उसी के लिए इनका WinZip और WinRAR का उपयोग किया। ठीक है। तो इस तरीके से देखिए आज की क्लास में बस यहीं तक रखा जाए, और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये सारी जो ICT वाली क्लास थी, जितने भी क्वेश्चंस थे, अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे और आप लोगों के दिमाग में एक ओवरव्यू आइडिया बन गया होगा कि आप लोगों को इसी तरह के प्रश्नों को पढ़ना है, तैयार करना है। यानी जितने भी प्रश्न देखिए जाए तैयार किए गए थे वो स्टोरेज से रिलेटेड थे, मेमोरी से रिलेटेड थे, सर्च इंजन से रिलेटेड थे, वेब ब्राउजर से रिलेटेड थे और कुछ फुल फॉर्म से रिलेटेड। इसी तरीके से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है। तो आप लोग इनको अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, और अगर कोई डाउट हो तो आप लोग जो आगे की क्लासेस कराई गई हैं, जो कंप्लीट क्लास है उसको देख लीजिएगा, उसके बाद फिर कमेंट में भी कमेंट करके पूछ सकते। ठीक है। तो आप लोगों ने मेरी इस क्लास में अपने आप को इतने देर तक बनाए रखा, इसके लिए भी आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।